नमस्कार। आज हमारे पास कक्षा 8 के विज्ञान के कुछ नोट्स हैं जो हमें प्रकृति की दो सबसे शक्तिशाली घटनाओं पर वापस सोचने का मौका दे रहे हैं। बिजली का कड़कना और भूकंप। हाँ, बिजली का कड़कना और भूकंप का आना। हम सब ने स्कूल में इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के पीछे छिपे उन बड़े आइडियाज को, उन हैरान करने वाली सच्चाइयों को निकालेंगे जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। बिल्कुल, और खासकर जब बात हमारी अपनी सुरक्षा की हो। सही कहा। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। अक्सर हम स्कूल की बातों को पीछे छोड़ देते हैं, पर इन नोट्स में वो बुनियाद है जिस पर हमारी प्रकृति की समझ टिकी है। तड़ित और भूकंप दोनों ही ऊर्जा के जबरदस्त प्रदर्शन हैं, एक आसमान में तो दूसरा हमारे पैरों के नीचे। और इन दोनों को समझना हमें सिखाता है कि हम इन विशाल ताकतों के सामने कितने छोटे हैं, पर विज्ञान की मदद से कितने तैयार हो सकते हैं। तो चलिए आसमान से ही शुरू करते हैं। नोट्स हमें सीधे तड़ित यानी लाइटनिंग पर ले जाते हैं। पहली ही लाइन में एक बड़ी सरल सी तुलना की गई है कि जैसे ढीले बिजली के तार से चिंगारी निकलती है, तड़ित उसी का एक बहुत विशाल रूप है। ये सोचना ही कमाल है। हाँ, और इसी सादगी में इसका सार छिपा है। नोट्स कहते हैं कि तड़ित विद्युत आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। अच्छा। बस यही एक लाइन पूरे खेल को समझा देती है। सारा मामला इलेक्ट्रिक चार्ज के जमा होने और फिर अचानक डिस्चार्ज हो जाने का है। और इसका इतिहास तो और भी दिलचस्प है। नोट्स हमें 600 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों तक ले जाते हैं। हाँ, उन्होंने देखा कि एम्बर नाम के एक पत्थर जैसे पदार्थ को फर से रगड़ने पर वो बालों जैसी हल्की चीजों को खींचने लगता है। मतलब इंसान हजारों सालों से इस अदृश्य शक्ति को देख रहा था, बस समझ नहीं पा रहा था। और फिर 1752 में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो पतंग वाला प्रयोग। हाँ, वही। वो बात तो सोचने में भी अजीब लगती है। आज कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई गरजते बादलों के बीच पतंग उड़ाकर यह साबित करने निकल पड़े कि आसमान में कड़कने वाली अरबों वॉट की बिजली और हमारे ऊनी स्वेटर से निकलने वाली नन्ही सी चिंगारी असल में एक ही चीज है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये प्रकृति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को समझने की पहली सीढ़ी थी। तो ये जो आवेश या चार्ज है जिसकी वजह से ये सब होता है, ये आता कहाँ से है? नोट्स हमें बिल्कुल बेसिक पर ले जाते हैं। रगड़ द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय रबिंग। हाँ, वही उदाहरण जो हम सब ने स्कूल में किया है कि प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ो तो वो कागज के टुकड़े उठाने लगती है। और ये उदाहरण जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। यही साधारण सा सिद्धांत जब लाखों करोड़ों गुना बड़े पैमाने पर बादलों में होता है, जहां हवा, पानी और बर्फ के कण एक दूसरे से बेतहाशा रगड़ खाते हैं, तो वो शहर की बिजली गुल कर देने वाली ताकत बन जाता है। सही बात। नोट्स में एक टेबल भी है। वो दिखाती है कि कैसे रिफिल को पॉलीथीन से या गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर वे तावेशित हो जाते हैं। पर स्टील का चम्मच नहीं होता। हाँ, क्योंकि धातु उस चार्ज को अपने अंदर बहने का रास्ता दे देती है, उसे एक जगह जमा नहीं होने देती। अच्छा, तो ये थोड़ा उलझा हुआ है। अगर रगड़ने से सिर्फ चार्ज पैदा होता तो दो आवेशित गुब्बारे एक दूसरे को दूर क्यों धकेल रहे हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है? जबकि एक आवेशित गुब्बारा और कंघी एक दूसरे को खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि चार्ज सिर्फ एक तरह का नहीं हो सकता। हाँ, और यहीं पर विज्ञान दिलचस्प हो जाता है। नोट्स इसे 3 सरल नियमों में बांटते हैं। पहला, चार्ज 2 तरह का होता है, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल। दूसरा नियम, एक जैसे चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, जैसे चुंबक के एक जैसे सिरे करते हैं। हाँ, और तीसरा नियम, अलग अलग चार्ज यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। उन गुब्बारों का एक दूसरे को धकेलना या खींचना इसी अदृश्य नियम का सबूत है। ठीक है, पर हम इस अदृश्य चीज को देखें कैसे? मतलब कैसे पता करें कि किसी चीज पर चार्ज है भी या नहीं? इसके लिए भी नोट्स में एक जुगाड़ है, विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ, चित्र में एक बोतल के अंदर पेपर क्लिप से एल्यूमिनियम फॉइल की 2 पतली पत्तियां लटकाई गई हैं। ये तो कोई भी घर पर बना सकता है। बिल्कुल। और ये इसकी खूबसूरती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार डिवाइस है जो हमें अदृश्य को देखने की ताकत देती है। इसकी कार्यप्रणाली बहुत सीधी है। अच्छा, कैसे? जैसे ही आप कोई चार्ज की हुई चीज, मान लीजिए वही कंघी, पेपर क्लिप से छुआते हैं तो उसका चार्ज क्लिप से होता हुआ उन दोनों एल्यूमिनियम की पत्तियों तक पहुंच जाता है। और चूंकि दोनों पत्तियों पर एक ही जैसा चार्ज आया है, तो दूसरे नियम के मुताबिक वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वी शेप में फैल जाती हैं।
तो पत्तियों का फैलना ही इस बात का सबूत है कि कंघी पर चार्ज था। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है भूसंपर्कन, जिसे हम आम भाषा में अर्थिंग कहते हैं। नोट्स में लिखा है कि यह किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया है। इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अर्थिंग को आप बिजली के लिए एक सेफ्टी वॉल्व या इमरजेंसी एग्जिट समझ सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट? हाँ, अगर किसी उपकरण में कोई एक्स्ट्रा चार्ज जमा हो जाए तो वो इंसानी शरीर जैसे मुश्किल रास्ते से गुजरकर झटका देने के बजाय अर्थिंग तार के जरिए सबसे आसान रास्ता पकड़कर सीधे जमीन में चला जाता है। ओह, तो हमारी पृथ्वी उस सारे एक्स्ट्रा चार्ज को सोख लेती है। हाँ, समुद्र की तरह ये एक बहुत ही सरल सुरक्षा तंत्र है जो जाने बचाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका मुझे इंतजार था। असल में बादलों के अंदर होता क्या है? नोट्स इसे तड़ित की कहानी कहते हैं। और चित्र को देखकर ये किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। एक तरफ बादल के ऊपरी हिस्से में प्लस चार्ज है, निचले हिस्से में माइनस, और नीचे जमीन पर फिर से प्लस चार्ज जमा है। ये असल में एक बहुत ही नाटकीय प्रक्रिया है। नोट्स इसे 4 चरणों में समझाते हैं। पहला, तूफान में हवा और पानी की बूंदों में जबरदस्त उथल-पुथल होती है। हवा ऊपर जाती है, पानी नीचे आता है। हाँ। दूसरा, इसी रगड़ और टकराव से चार्ज अलग हो जाता है। हल्के पॉजिटिव कण ऊपर चले जाते हैं और भारी नेगेटिव कण बादल के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। और तीसरा, जमीन पर इसके असर से पॉजिटिव चार्ज खिंचकर जमा हो जाता है। तो अब आपके पास 3 परतें हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, एक विशालकाय सैंडविच बैटरी की तरह। और चौथा चरण ही फिनाले है। हाँ, जब बादल के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज और जमीन के पॉजिटिव चार्ज की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके बीच की हवा भी उसे रोक नहीं पाती। हवा, जो आम तौर पर बिजली की कुचालक होती है, वो भी हार मान लेती है। और एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। प्लस और माइनस चार्ज का मिलना ही वो बिजली की चमकीली धारी है जिसे हम देखते हैं। और जो गर्ज होती है, वो इस प्रक्रिया में हवा के अचानक गर्म होकर फैलने से जो शॉकवेव पैदा होती है, वही बादलों की गरज है। इसीलिए हमें बिजली पहले दिखती है और आवाज बाद में आती है। बिल्कुल। प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत तेज है। ये सब जानना रोमांचक है, पर डरावना भी। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इससे बचें कैसे? नोट्स में घर के बाहर की सुरक्षा के लिए कुछ असुरक्षित स्थान बताए गए हैं। खुला मैदान, ऊंचे पेड़, यहाँ तक कि छाता लेके चलना भी मना है। ये छाते वाली बात थोड़ी अजीब लगती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाता है। लेकिन यहाँ भौतिकी का नियम काम करता है। बिजली, कह सकते हैं, आलसी होती है। आलसी? हाँ, वो हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता चुनती है। अब सोचिए, एक खुला मैदान, उसमें एक अकेला इंसान, और उस इंसान के हाथ में एक धातु की रॉड वाला छाता। तो आप खुद बिजली के लिए एक टारगेट बन जाते हैं। बिल्कुल। यही वजह है कि खुले मैदान में लेटने की बजाय सिमट कर घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठने की सलाह दी जाती है। मकसद है अपना आकार और जमीन से संपर्क दोनों को कम से कम करना। और घर के अंदर के नियम भी हैं, जैसे तार वाले फोन का इस्तेमाल ना करें, बहता पानी में ना नहाएं और टीवी, कंप्यूटर के प्लग निकाल दें। हाँ, ये नहाने वाली बात भी लोगों को हैरान करती होगी। क्या घर के अंदर पाइप में बहता पानी भी आसमान की बिजली को खींच सकता है? इसकी संभावना होती है। हाँ, अगर बिजली घर के आसपास कहीं गिरती है तो वो चार्ज जमीन और घर की वायरिंग के साथ साथ प्लम्बिंग के धातु पाइपों से भी गुजर सकता है। अच्छा। अगर आप उस वक्त शावर में हैं तो पानी और धातु के पाइपों के जरिए वो चार्ज आप तक पहुंचने का एक रास्ता बना सकता है। ये दुर्लभ है, पर खतरा वास्तविक है। इसीलिए सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। इमारतों को बचाने के लिए तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल होता है। हाँ, एक बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीक है। एक धातु की छड़ इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पर लगाकर उसे एक मोटे तार से जमीन में गहराई तक दबा दिया जाता है। एकदम सही। इसे आप इमारत के लिए एक वीआईपी रास्ता या निजी बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये बिजली से कहता है, इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जमीन तक जाने का एक सुरक्षित एक्सप्रेसवे देता हूं। तो सारा विनाशकारी चार्ज इमारत को छुए बिना सुरक्षित जमीन में चला जाता है। हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आविष्कार। तो तड़ित में हमने देखा कि कैसे वायुमंडल में ऊर्जा का जबरदस्त जमाव और फिर उसका अचानक निकलना कितनी बड़ी घटना को जन्म देता है।
कमाल की बात यह है कि ठीक इसी तरह का एक प्रोसेस हमारे पैरों के नीचे जमीन की गहराइयों में भी लगातार चल रहा है। यह एक बेहतरीन कनेक्शन है। वहां भी ऊर्जा धीरे धीरे दशकों और सदियों तक जमा होती है और जब वो अचानक निकलती है तो पूरी की पूरी धरती कांप उठती है। और यहीं से हम अपने दूसरे विषय भूकंप पर आते हैं। बिल्कुल। दोनों ही घटनाएं तनाव के जमा होने और फिर अचानक रिलीज होने का नतीजा है। नोट्स में भूकंप की परिभाषा है पृथ्वी का अचानक कांपना या थरथराना। और इसकी वजह बताई गई है पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट के भीतर गहराई में गड़बड़ी। यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना है। एक तरफ पुरानी मान्यता कि पृथ्वी किसी सांड के सींग पर टिकी है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक सत्य कि भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति से आता है। और सबसे बड़ी बात जो नोट्स में लिखी है वो ये कि बाढ़ या तूफान के विपरीत भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। हाँ, यह आज भी विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नोट्स हमें पृथ्वी की संरचना का एक चित्र दिखाते हैं। सबसे बाहर पतली सी परत भूपर्पटी, फिर मैंटल, फिर बाहरी क्रोड और सबसे अंदर आंतरिक क्रोड। और ये पूरी भूकंप की कहानी उस सबसे पतली बाहरी परत यानी क्रस्ट में ही होती है जिस पर हम रहते हैं। सही बात। और सबसे हैरान करने वाली जानकारी ये है कि ये जो क्रस्ट है ये सेब के छिलके की तरह एक अखंड टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है जिन्हें प्लेट कहते हैं। और यही प्लेटें धीमी गति से तैर रही हैं। धीमी गति मतलब कितनी धीमी? साल में कुछ सेंटीमीटर, मतलब हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार जितनी। ओह! लेकिन जब अरबों टन वजनी महाद्वीप के आकार की प्लेटें हिलती हैं तो उनके किनारों पर जबरदस्त तनाव पैदा होता है। आप इसे एक लकड़ी के स्केल को धीरे धीरे मोड़ने जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। आप मोड़ते जाते हैं, ऊर्जा जमा होती जाती है और फिर अचानक एक बिंदु पर कट करके वो टूट जाता है और सारी जमा ऊर्जा एक झटके में निकल जाती है। तो प्लेटों का टकराना या एक दूसरे से रगड़ना ही वो मोड़ना है और उस ऊर्जा का निकलना ही भूकंप है। बिल्कुल। भारत के नक्शे पर कुछ भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन दिखाए गए हैं, जिसमें कश्मीर, पूरा हिमालय का क्षेत्र, गुजरात का कच्छ और उत्तर पूर्व के राज्य गहरे लाल रंग में है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके हैं। हाँ। इन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र या फॉल्ट जोन भी कहते हैं। ये असल में उन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं हैं। ये वो जगह हैं जहां प्लेटों के बीच का तनाव सबसे ज्यादा जमा होता है और जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है। हाँ, हमारा पूरा हिमालय पर्वत इसी इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से बना है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपी क्षेत्रों में से एक है। अब इस कंपन को मापा कैसे जाता है? नोट्स में भूकंप लिखी यानी सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाने का जिक्र है। रिक्टर स्केल। हाँ, और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है। कहा गया है कि 7 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी होते हैं। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है। नोट्स कहते हैं कि ये पैमाना रेखीय यानी लीनियर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि रिक्टर 6 का भूकंप रिक्टर 5 से थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली है। नोट्स के मुताबिक परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000 गुना अधिक विनाशकारी ऊर्जा है। 1 मिनट, 1000 गुना? ये तो होश उड़ाने वाली बात है। हाँ, इसका मतलब है कि हम जो रिक्टर 5 और रिक्टर 7 को सिर्फ 2 नंबर का फर्क समझते हैं, वो असल में तबाही के पैमाने पर जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। रिक्टर 7 का भूकंप रिक्टर 5 वाले 1000 भूकंपों के बराबर ऊर्जा एक साथ निकाल जाता है। ये एक जानकारी भूकंप को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। ये रिक्टर पैमाने की सबसे बड़ी और अक्सर गलत समझी जाने वाली खासियत है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। हर एक नंबर की छलांग लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा के बराबर होती है। तो 5 से 7 तक जाना 32 गुना 32 लगभग 1000 गुना हो जाता है। सही पकड़ा। तो अब सबसे अहम सवाल, इसे बचाव कैसे हो? नोट्स में भवन सुरक्षा की बात की गई है। सलाह दी गई है कि भारी निर्माण सामग्री की जगह मिट्टी या लकड़ी का इस्तेमाल करें। अलमारियों को दीवारों से कस दें और आग बुझाने के उपकरण तैयार रखें। इन सभी सलाहों के पीछे एक ही सिद्धांत है ना? हाँ, कंपन के दौरान चीजों को गिरने से रोकना और अगर इमारत गिरे भी तो उसका वजन कम से कम हो। भारी कंक्रीट की छतें जब गिरती हैं तो जानलेवा होती हैं, जबकि हल्की लकड़ी या टिन की छतें कम नुकसान करती हैं। इसीलिए भूकंप रोधी यानी क्वेक सेफ आर्किटेक्चर इतना जरूरी है। बहुत जरूरी। और अगर भूकंप आ ही जाए
तो उस वक्त क्या करें? घर के अंदर हों तो सलाह है कि किसी मेज के नीचे छिप जाएं। ये मेज के नीचे वाली सलाह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य विचार आपको ऊपर से गिरने वाले मलबे से बचाना है। जब छत या दीवारें गिरती हैं तो एक मजबूत मेज एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एक सर्वाइवल स्पेस बना देता है। हाँ, एक जीवन रक्षक जगह। और बाहर है तो नियम और भी सरल है। हर चीज से दूर किसी खुली जगह पर चले जाएं। इमारतें, पेड़, बिजली के खंभे, सब कुछ गिर सकता है। अंत में नोट्स में एक सारांश और कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। भूपरपटी, विसर्जन, भूकंप लेखी, त्वरित चालक और रिक्टर पैमाना। हाँ, और कुछ त्वरित संशोधन बिंदु जो सब कुछ समेट देते हैं। जैसे कि आवेश 2 तरह के होते हैं। त्वरित डिस्चार्ज से होती है और भूकंप प्लेटों की गति से आता है। रिक्टर 7 विनाशकारी है। और सबसे जरूरी, इन दोनों घटनाओं के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना सर्वोपरि है। तो इन 8वीं कक्षा के नोट्स ने हमें सिर्फ विज्ञान के तथ्य नहीं बताए, बल्कि प्रकृति की 2 सबसे बड़ी घटनाओं के पीछे की विशाल ऊर्जा और उससे जुड़ी चेतावनियों को बहुत ही साफ तरीके से समझाया। बिल्कुल, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन में सुरक्षित रहने के लिए भी बहुत जरूरी जानकारी है। सही कहा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। नोट्स में साफ लिखा है कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तूफानों को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन धरती के कांपने का पता हमें पहले से नहीं चलता। हाँ, पर क्या विज्ञान हमेशा यहीं रुका रहेगा? भविष्य में ऐसी कौन सी तकनीकें, कौन से सेंसर या डेटा एनालिसिस के मॉडल आ सकते हैं जो हमें इन घटनाओं की कुछ सेकंड पहले ही सही पर पूर्व सूचना दे सकें, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से तैयार रह सकें। बिल्कुल। ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को